स्वागत है आपका हमारे चैनल हनी वॉइस पर। चलते हैं नई कहानी पर। मेरे बाबा को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी है, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का ख्याल रखते थे। वो अपनी बीवी से ज्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। ये वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक करती कि इनका मेरे चाचा से कोई चक्कर है। और फिर चाची ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और हम दोनों को बातें भी सुनाती। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही हमारे काम में कीड़े निकाले थे। कभी कहती कि ठीक नहीं किया तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की 2 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा था जो थे चाचा ही थे। चाचा मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चाची से ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से बाबा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और माँ के लिए अलग से फ्रूट लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते थे, मगर चाची हमसे वो फ्रूट तक छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलग अलग फ्रूट लाने का रिवाज नहीं करना चाहिए। और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। मैं मशीन लगा कर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो माँ सहन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगे दबाने लगी थी। तब चाची आ गई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बेबसी की इंतहा थी। कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम चीख पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं है कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने नहीं देता। मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे बाबा थे तो वो खूब कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज्यादा मेरे बाबा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चाची जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी कि मेरे बाबा का देहांत हो गया। माँ तो अब तक सदमे में थी। चाची ने बड़ी होशियारी से बाबा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में ही नहीं थे। बाबा का कारोबार डूबने वाला था तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी है। चाचा अपना काम छोड़कर बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे। माँ चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। ये सब देखकर तो चाची का दिल जलकर रह गया था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। चाची ने चाचा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो रोज चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और कोमल पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन माँ ने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चाचा ने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने ये बात करनी ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चाची डर गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो भी कभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए चाची ने मार मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची के दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ के बुरे दिन काट रहे थे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दें। जब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चाचा आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाचा कहने लगे, हाँ बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उनकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए।
ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं। चाचा कहने लगे, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। इस वक्त चाची हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चाचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले ही जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। चाची ने जब चाचा के मुंह से अल्फाज सुने तो उनका रंग उड़ गया था। वह कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। चाचा ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मेरे चाचा को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी कि धन्यवाद हो तुम्हारे चाचा का, जिन्हें अपनी बीवी की करतूत तो मालूम है। मैंने कहा, जी माँ, मुझे भी इसी बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, ये कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ, चाची सारा दिन हमें बेइज्जत करती रहती है, इससे बड़ा और वो क्या करेंगी? माँ कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती है, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात में मैं और माँ बहुत सुकून से सोई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आँख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चाची खड़ी थी। वो मुझे खूंखार नजरों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए थे। चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चाचा ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। चाची कहने लगी, बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीज उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी में से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? माँ तो ये सब देखकर घबरा गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाचा के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी ये जेवर यहाँ लेकर आई है। माँ कहने लगी, ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चाचा को वॉलेट निकाल कर हमें दिखाया था। वो कहने लगी, ये वो वॉलेट है जो मैं और मेरा पति सुबह से तलाश कर रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर तुम्हारे चाचा कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बना बैठी हैं। चाचा का चेहरा लाल हो चुका था। वो कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब और उन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। चाचा चुप रहे थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके उनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मत करना, जैसी भी है ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाचा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, आज भी आप उन दोनों की ही तरफदारी कर रहे हैं। चाचा चुप रहे तो चाची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं तो उन्हें इस घर से निकाल दो। मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और कोमल ने इस तरह की हरकत ना की होती तो मेरी बीवी की ये मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकल जाने का कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना करे। तब मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो सारी हद पार कर चुके हो।
तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया, मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, मैं तब भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम करवाया, हमसे पूरे घर के काम करवाए, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी बीवी जाएगी। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी, मगर चाचा कहने लगे, भाभी आप किस खुशफहमी में रह रही हैं? अगर मैंने आपके पति का बिजनेस ना संभाला हुआ होता तो क्या वो उस मुकाम पर होता? बल्कि वो कब का डूब गया होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी ना रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है, यकीनन वो आपने ही चोरी किया होगा। ये बातें सुनकर चाची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर में चोर है। चाचा कहने लगे, भाभी आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का ही कुछ सोचे। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चाची ने माँ को इस कदर डराया था कि वह अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ बेबसी के अंत पर पहुंच गए थे। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से बाबा मरे थे हमें कभी हमारा हक ही नहीं मिला था। अब तो असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी अब हम कहाँ जाएंगे? जब से बाबा हमारी जिंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम इसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। मैं भी खामोश थी और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम अकेली औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटी हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आ जाएं, हम इस घर में चलते हैं। मैं और माँ इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और माँ जमीन पर ही बैठ गए थे। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है। माँ आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। रब उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदार है। माँ खामोश रही थी। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ कुछ बेचैन सी उठकर कभी खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, थक गई हैं क्या? माँ ने नहीं में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा वजूद पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया है आपको? आंखें खोले। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो बेसुध जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से माँ की नफ्स को टटोला था। वो भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को जुबान के नीचे रखने वाली गोली को कहा था। मेरे पास वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लिटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में रब मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2 आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वो कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे ही पीछे भागते रहे और मैं रब से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगे कांप रही थी, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मैं रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाकर नहीं जाना चाहती थी, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर ये देखकर तो मेरी इंतहा ना रही कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई खबर नजर आई। मैं उन आवारा लड़कों की नजरों से ओझल होने के लिए इस टूटी हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था
जैसे कि अभी मैं मरने वाली हूँ। और मुझे उन दोनों लड़के के कदमों की आवाज़ें आती जा रही थी और साथ ही साथ वे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बातें सुनकर तो मैं और घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी करते रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वो वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा है, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब इस कपड़े को खोला तो इसमें मुझे पैसे और जेवरात नजर आए थे। इतने जेवरात देखकर तो मैं दंग रह गई थी। जेवरात के साथ ही चंद कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे थे। मैंने वो उठाया और कब्रिस्तान से निकल गई। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। मैं इसी जगह पर वापस आ गई थी जहाँ रात को माँ को छोड़कर गई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। वहाँ पर दो औरतें मौजूद थी जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली कि आप कौन हैं? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर ही रहे थे तो हमारी नज़र इस औरत पर पड़ी। ये औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो इसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने के लिए दी थी। मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने वो निकाल कर इसकी जुबान के नीचे रख दी और ये ठीक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि रब इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने सोचा भी ना हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैंने उन दोनों औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई थी। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, माँ आप चुप रहें। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी थी। हमने जब वो कागज खोले तो इस पर जो तारीख लिखी थी, इसको देखकर हैरान रह गए थे। ये जेवरात किसी ने 70-80 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, अब हम ये चीज़ रख सकते हैं। फिर हमने जेवरात बेच दिए थे। वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं चाची और चाचा पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे बाबा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। माँ ने चाचा और चाची पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा सा वकील रख लिया। फिर कुछ वक्त में ही हम ये केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाचा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गए थे और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चाची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चाचा ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौट कर सामने जरूर आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।